चलिए बैठ जाइए, आ जाइए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21 से देखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इसमें से जो है भारतीय मानसून को प्रभावित गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। यह सबसे गर्म और सबसे तीव्र गति से चलने वाली जलधारा है। इस जलधारा से भारतीय मानसून प्रभावित नहीं होता है। वही एल नीनो से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। एल नीनो के उत्पत्ति होने से भारत में मानसून का आगमन 10 दिन 15 दिन लेट से होता है। भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जेट स्ट्रीम से भी भारतीय मानसून प्रभावित होते हैं और तिब्बत के पठार से भी भारतीय मानसून प्रभावित होते हैं। गल्फ स्ट्रीम से भारतीय मानसून प्रभावित नहीं होते हैं। अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप वीडियो देखे होंगे, तो भारत की जलवायु को पढ़ाते हुए हमने आपको जलधारा के विषय में बतलाया होगा। और वहां पर हिंद महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा, तीनों महासागर की जलधारा से हम आपको अवगत करवाए होंगे। कौन गर्म है कौन ठंडी है, इस बात से भी हम आपको अवगत करवाए होंगे। और आपके परीक्षा में, बिहार पुलिस परीक्षा में जलधारा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कौन गर्म जलधारा है, कौन ठंडी जलधारा है, कौन प्रशांत महासागर की जलधारा है, कौन हिंद महासागर की जलधारा है, कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा है। वीडियो आप देखे होंगे तो वहां पर सब चीज हम आपको स्पष्ट किए हैं, समझ गए। काफी बेहतरीन ढंग से हम आपको वहां पर स्पष्ट किए हैं और क्लास में याद भी करवाए हुए हैं। आ जाइए आगे। भारत में वर्षा का औसत है, भारत का औसत वार्षिक वर्षा है 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर। बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका उत्तर मेरे ख्याल से हमको लगता है डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। गलत है, इसका सही उत्तर होगा क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, इसलिए आंसर सी होगा। आंसर डी दिया हुआ है गलत है। मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। और देखिए, वर्षा ऋतु के आगमन से पहले, वर्षा ऋतु के आगमन से पहले उत्तर भारत के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहते हैं। उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उसे उत्तरी पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, फिर उसे जो है कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है या कॉफी वर्षा कहा जाता है, और केरल में जो है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है, केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। यह बात भी आप याद रखिएगा। बिहार में कहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है किशनगंज में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उपर्युक्त सभी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? CWG। देखिए, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है काफी लंबा चौड़ा है,
समझ गए, उसको बताने में 2-3 घंटा का समय लग जाता है, तो इसलिए जो है उसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, समझ गए। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग CWG के अंतर्गत आता है, बिहार भी CWG के अंतर्गत ही आता है, याद रख लीजिएगा सीधे तौर पर इसको। बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून। देखिए आप सब लोग जानते हैं भारत में जो अधिक वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बिहार में जो अधिक वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी के शाखा से होता है। आंसर सी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहां पाई जाती है? BSHW, BSHW। भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी भारत। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा पाई जाती है। वही लद्दाख की आप बात करेंगे तो लद्दाख में 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख के क्षेत्र में ही होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत में मेघालय के मासिनराम में और सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह में, लद्दाख के लेह में। सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में और सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह में। आगे विचार कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। हाँ है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। हाँ सही बात है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है। हाँ होता है। आंसर उपर्युक्त में सभी। मावट क्या है? मावट क्या है? शीतकालीन होने वाली वर्षा है। देखिए शीत ऋतु में ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो राजस्थान में वर्षा होता है उसी को मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है उसी को मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट, मावट कहा जाता है। अब आगे भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। देखिए समझिएगा, मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट या जेब मृदा, ये सब 8 प्रकार की मिट्टी में जो है आपको शामिल है। लेकिन ध्यान रहे कि 8 प्रकार की मिट्टियों में 4 प्रमुख मिट्टी है, जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटेराइट। लाल पीली लेटेराइट यह मृदा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इन मृदाओं में अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ मृदा ही है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ मृदा ही है। और जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो जाता है। लेकिन जलोढ़ मृदा के अलावे अन्य मृदाओं को अगर आप देखेंगे तो अन्य किसी भी मृदा में हर प्रकार के फसल का उत्पादन पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन जो है आपको हो जाता है। समझ गए? जैसे कि जलोढ़ मृदा के अलावे आप काली मिट्टी को देखेंगे, जो काली मिट्टी है कपास के लिए, गन्ना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप लेटेराइट मिट्टी को देखेंगे तो वो काजू के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है। समझ गए? लेकिन जलोढ़ मृदा की अगर आप बात करेंगे तो उसमें हर प्रकार की मिट्टी जो है आपको देखने को मिलती है। और जलोढ़ मृदा संपूर्ण भारत के यानी पूरे भारत के 40% से अधिक भूभाग पर पाई जाती है। वही लाल पीली मिट्टी 18% भूभाग पर, फिर काली मिट्टी 15% भूभाग पर और लेटेराइट मिट्टी लगभग 4% भूभाग पर पाई जाती है। तो भारत में मिट्टी का जो क्रम है, जलोढ़ मृदा, उससे कम लाल पीली, उससे कम
लाल, उससे कम काली और उससे कम लेटेराइट मिट्टी। तो ध्यान में रखेंगे, आपसे यह बात जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में मिट्टियों का क्रम घटते क्रम में सजाए, यानी सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाई जाती है, फिर कौन मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक जलोढ़, जलोढ़ के बाद लाल पीली, लाल पीली के बाद काली, और काली के बाद लेटेराइट, काली के बाद लेटेराइट। तो इस क्रम को जो है आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, नोट में जो है इस बात का जिक्र होगा, समझ गए। अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो देखे हैं, जो ज्योग्राफी का वीडियो आपको दिखलाया गया है, अगर आप देखे होंगे तो वहां पर हर चीज आपको स्पष्ट होगा, ठीक है। हाँ है, होगा होगा ही, ठीक है, जरूरी है, ये सब का रहना जरूरी है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। कितने प्रकार के? 8। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग में? 4। कितने में? 4 में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़। कौन है? जलोढ़, जलोढ़ है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। किसका? जलोढ़। तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। देखिए, जलोढ़ मृदा, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में कई सारी नदियां बहती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती है, सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सब हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हैं। तो जो हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हैं, वो अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती है, उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। फिर भारत का जो दक्षिणी भाग है, वो समुद्र के साथ सीमा बनाती है। भारत का दक्षिणी भाग समुद्र के साथ सीमा बनाती है। आप देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सब समुद्री सीमा बनाती है। ये सभी तटीय राज्य है। और आप याद कीजिए, भारत के दक्षिणी भाग में कई सारी नदियां बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियां अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है, उससे भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है, उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, तटीय क्षेत्र में विभिन्न नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है, उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी भाग में, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में और तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो तटीय मैदान और भारत के मैदानों में, उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन मृदा पाई जाती है? जलोढ़। देखिए, नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। नई जलोढ़ मृदा खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। यह भी बात आपसे पूछा जाता है आपसे, आपके परीक्षा में यहां पर है भी। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को खादर। और यहीं पर होता पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। कौन मृदा से? जलोढ़। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? किस प्रकार की मृदा से? जलोढ़। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में जब आप कोई भी फसल उगाते हैं तो कम उर्वरक की आवश्यकता होती है अन्य मृदाओं की तुलना में। अन्य मृदाओं की तुलना में कम उर्वरक में भी जलोढ़ मृदा में अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। और देखिए, उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है? अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो सके, इसलिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जलोढ़ मृदा में कम उर्वरक के प्रयोग से भी अधिक से अधिक जो है फसल का उत्पादन जो है आपको हो जाता है। तो जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में
अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। प्रद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी समझिए, काली मिट्टी प्रद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। विचार कीजिए, काली मिट्टी क्रीटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। हाँ, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। हाँ, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। हाँ, ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। हाँ, सही है, समझ गए। और काली मिट्टी का रंग जो काला होता है वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण, काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो याद रखिएगा इस बात को। तो काली मिट्टी का रंग काला किस कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कौन राज्य में? महाराष्ट्र राज्य आए। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा सभी, सब सत्य है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, देखिए जो काली मिट्टी होती है, समझिएगा काली मिट्टी में क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जब काली मिट्टी जल धारण कर लेती है, जब काली मिट्टी जल धारण कर लेती है और काली मिट्टी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, काली मिट्टी जल धारण कर लेती है, जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। जब काली मिट्टी पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो होता यह है कि काली मिट्टी में दरार पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है यानी फट जाता है। और जैसे खेत आप जोतते हैं तो खेत को एक प्रकार से आप कहिए खेत की जुताई करते हैं, तो खेत को जो है एक प्रकार से आप फाड़ने का ही काम करते हैं, समझ गए। तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अधिक जल धारण कर लेती है। और जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती है, धूप पड़ती है, तो वह फट जाता है और वह दिखता है कि जो है इसमें जुताई हुआ है। ऐसा नजर आता है कि लगता है खेत जोता गया है। और यह मिट्टी या इस मिट्टी को कम पानी की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी बिना जल के भी फसल उत्पादन कर देती है, फसल उत्पादन कर देती है, जिस कारण इसे इसके विषय में यह कहा जाता है कि काली मिट्टी ऐसी मृदा है जिसमें बिना सिंचाई के भी कृषि कार्य किए जा सकते हैं। तो आपसे यह भी बात पूछा जा सकता है कौन ऐसी मिट्टी है जिसमें बिना सिंचाई के भी कृषि कार्य किए जा सकते हैं, तो वह है आपको काली मिट्टी। कौन मिट्टी है? काली मिट्टी। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है आपको मालाबार तट पर, मालाबार तट पर यानी केरल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। विचार कीजिए, जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसमें लोह एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है तथा यह चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह सब विशेषता है लेटेराइट मिट्टी की। किसकी विशेषता है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता है। सोना न है, जो सो रहे हैं सोना न है। आप ये मत सोचे कि हम नहीं देख पा रहे हैं आपको। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला, मखरला मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर, 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 मटर। मटर जो है एक प्रकार का दलहनी न पौधा है जी। तो जो दलहनी पौधा होता है ना, वह मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। जो दलहनी पौधा होता है वह मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। तो मटर जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। और देखिए
जैसे मान लिया जाए कोई खेत है, उसमें आप हमेशा गेहूं उगा रहे हैं, तो इससे होता है कि खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। या फिर मान लिया जाए कोई खेत है, उसमें आप गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, तो इस स्थिति में भी खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। तो खेत में उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसको लेकर के किसान क्या करता है, एक बार गेहूं का उत्पादन किया, फिर जो है उसमें दलहनी पौधा लगा देगा, मूंग लगा देगा, अरहर लगा देगा, मटर लगा देगा, कोई भी दलहनी पौधा लगा देगा, फिर चावल लगाएगा, फिर से जो है कोई दलहनी पौधा लगाएगा, फिर गेहूं लगाएगा, फिर से कोई दलहनी पौधा लगाएगा, तब चावल लगाएगा। तो इस प्रकार से होता क्या है कि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तो हमेशा एक ही प्रकार के खेत में अगर फसल का उत्पादन किया जाता है तो खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। इसलिए किसान अपने खेत में दो फसलों के उत्पादन के बीच में उस खेत में कोई ना कोई दलहनी फसल निश्चित तौर पर लगाने का काम करता है, ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे, ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। और जो दलहनी पौधे होते हैं यानी दाल, जिससे दाल की प्राप्ति होती है, उससे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है। तो कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो मटर। कौन आपको? मटर। करेबास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। करेबास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में, समझ गए। और करेबास मृत्तिका जो कि जाफरान यानी केसर केसर के उत्पादन के लिए कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। और यही कारण है कि कश्मीर के क्षेत्र में केसर का उत्पादन होता है। और भारत के भीतर एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है जहां पर केसर का उत्पादन होता है। उसके अलावा भारत में कहीं भी केसर का उत्पादन नहीं होता है। यह भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। समझ गए। यहां पर एक बात बताते हैं, देखिए आज तक जो बिहार पुलिस परीक्षा का इतिहास रहा है, वो इतिहास यह रहा है कि बिहार पुलिस परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आउट हुआ है। आज तक, आज से पहले तक, इस बार के परीक्षा से पहले तक बिहार पुलिस में क्वेश्चन आउट हुआ है। तो देखिए अब परीक्षा नज़दीक आ गया है, कम दिन परीक्षा को बाकी है, मात्र 12 दिन परीक्षा को बाकी है। कुछ लोग का 1 तारीख को होगा, कुछ को 7 का होगा, 7 को होगा, और कुछ का 15 का होगा। और सेंटर तो होम सेंटर ही दिया है, हाँ होम सेंटर दिया है। तो देखिए अब जो है, जो सेटर वाला गैंग है वो सब सक्रिय हो जाएगा। वो कहेगा 30,000 में क्वेश्चन दे देंगे, 40,000 में क्वेश्चन दे देंगे, 50,000 में क्वेश्चन दे देंगे। ये सब फालतू चक्कर में आप मत पड़िए, समझ गए। फालतू चक्कर में, ये सब फालतू चीज़ है, इस चक्कर में मत पड़िए। बार बार बोल रहे हैं, आप इतना दिन से मेहनत किए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, समझ गए। अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। ये सब चीज़ आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। और देखिए आपको जो है, इससे पहले जो एक्साइज वाला कुछ पोस्ट के लिए बिहार पुलिस में परीक्षा हुआ है, उसका क्वेश्चन कहाँ आउट हुआ है? उसका क्वेश्चन नहीं आउट हुआ है। मद निषेध वाला क्वेश्चन आउट हुआ है? नहीं हुआ है। मद निषेध वाला में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है? हुआ है? अच्छा, आपको मिला है तो रिजल्ट काहे ना ले लिए? नहीं हुआ है मद निषेध में क्वेश्चन आउट, नहीं हुआ है। और देखिए समझिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग पहले की तुलना में देखिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। देखिए ना, के पाठक जो शिक्षा विभाग का सचिव है, कितना टाइट किया है हर चीज को। और परीक्षा एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर मान लिया जाए बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हो जाता है तो शिक्षा विभाग पर, बिहार सरकार पर जो है प्रेशर बनेगा। और हमको नहीं लगता है, जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अभी है और हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुआ है टीचर वाला तथा अन्य जो भी परीक्षा हुए हैं, साफ सुथरा परीक्षा हुआ है, नीट एंड क्लीन परीक्षा हुआ है। तो ये सब परीक्षा कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इस बार क्वेश्चन आउट होने की संभावना नहीं है। इसलिए आप इन चक्करों में नहीं पड़े। हम आपको यही समझाएंगे, अपनी मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत करते रहे। हाँकने वालों की कोई कमी नहीं है, समझ गए।
ई कर देंगे, ऊ कर देंगे, फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे, ढेकना कर देंगे, रात में क्वेश्चन दे देंगे, दिन में क्वेश्चन दे देंगे, आधा घंटा पहले दे देंगे, एग्जाम हॉल में ये कर देंगे। समझ गए? तो इस सब चक्कर में मत पड़िए, मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। और इतनी बड़ी वैकेंसी है 21,391, 1 लाख से ज्यादा रिजल्ट देगा। 50 से 60 मार्क अगर आप ईमानदारी से ले आइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए। जैसा अभी का माहौल है उसमें तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन आउट होगा, उसमें हमको नहीं लगता होगा, और होना भी नहीं चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो लोग मेहनत करता है बताइए उसका मेहनत बेकार हो जाता है। ठीक है? तो वो तो इतिहास के गर्त में है महाराज। समझ गए? मेहनत करना आपके हाथ में है, मेहनत करते रहिए, फालतू चक्कर में आप लोग मत पड़िए, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्शन में जा भी रहे हैं, हमको मैसेज भी कर रहे हैं। तो हम उन प्रकार के लोगों को, बैच का ही बहुत सारा लड़का, सर इतना में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम उसको जवाब भी नहीं दे रहे हैं। समझ गए? अगर आपको लग रहा है तो आप अपना कीजिए। ठीक है? आप हमारे पास पढ़ने के लिए आए, आप पढ़िए, हमको इन चीजों से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप अपना पढ़िए, पढ़ने पे विश्वास रखिए, ईमानदारी से अगर आप 1.5-2 महीना 3 महीना मेहनत किए होंगे तो आपका रिजल्ट होगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं किए होंगे तो नहीं होगा। समझ गए? तो ये चीज है, फालतू चीज में मत पड़े, ये सब डिस्ट्रैक्ट करके आपको पढ़ने नहीं देगा। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? देखिए, जो एक स्वस्थ मृदा होता है, स्वस्थ मृदा का पीएच मान होता है 6 से 7, 6 से 7। और स्वस्थ मृदा का पीएच मान 6 से 7 होता है। और जिस मृदा का पीएच मान 6 से 7 होता है, जिस मृदा का पीएच मान 6 से 7 होता है, वही मृदा उपजाऊ होता है या स्वस्थ मृदा माना जाता है। अगर पीएच मान 7 या उससे कम है, 7 या उससे कम है तो माना जाता है मिट्टी अम्लीय है। 7 या उससे ज्यादा है तो माना जाता है मिट्टी क्षारीय है। ना तो अम्लीय मिट्टी उपजाऊ होता है, ना क्षारीय मिट्टी उपजाऊ होता है। उपजाऊ स्वस्थ मृदा होता है जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो किसका उपयोग किया जाता है? चूना, चूना या लाइम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे परफेक्ट होगा लाइम अर्थात चूना, लाइम अर्थात चूना, CaCO3। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात। कहां पर है? गुजरात। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में यानी नीचे वाले इलाके में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है चंबल घाटी। आगे, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अत्यधिक तीव्रता से होता है? सौधर्म, एक प्रकार का फसल है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? बीज संशोधन, बीज संशोधन, बीज संशोधन। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण करके, वनारोपण करके। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की। कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? कांप या कछारी मृदा उत्तर प्रदेश सही है। काली मृदा महाराष्ट्र सही है। लाल पीली मृदा तमिलनाडु सही है। लिटेराइट पंजाब नहीं, बल्कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में, केरल और तमिलनाडु।
यही सही नहीं है, डी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की नहीं सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ी कौन राज्य में? तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है चीका मिट्टी। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वह है जस्ता। जस्ता कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक, याद रख लीजिएगा। पीट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? इसका निर्माण आर्द्र दशाओं में होता है, सही है। इसमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है, सही है। ये मिट्टियां एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होता है, गलत है। ये मिट्टियां केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। आंसर सी। खत्म हो गया। अगला चैप्टर लगाइए तो जी है, उसका पीपीटी नहीं आया है, मंगाइए, पूछिए दीपेंद्र से। इस शुक्रवार के जाते जाते ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस शुक्रवार जाते जाते ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। नहीं आया है जी, अभी तो बहुत टाइम है, 20 मिनट में बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ है, क्या बोल रहे हैं? नोट से ना ठीक नहीं रहेगा। क्या क्या टेस्ट? टेस्ट का रिजल्ट ओएमआर चेक नहीं हुआ है? अच्छा, कल ओएमआर चेक करवा देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं। आया जी? कल रिजल्ट दे देंगे। लग गया। इसका दिमाग खसक गया, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए,
ये चैप्टर है ये ना, है तो ये चैप्टर आप कहाँ से लगाइएगा। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, आगे जो है 1:30 बजे से मैथ पढ़िए। ठीक है, पीपीटी नहीं लगा हुआ है। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। आज तो फिर मिलेंगे ना 4 बजे। हाँ 4 बजे मिलते हैं, धन्यवाद।